बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स आज हम ना मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ये हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है, तो इसके रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए हैं। उन 4 के 4 क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के अंदर मौजूद है, जाएं फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है काजेज एंड रिमूवल्स, जिसको हम रेमेडीज या मेजरमेंट्स भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रिमूवल्स या मेजरमेंट या रेमेडीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हेडिंग्स कितनी कितनी रखेंगे, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस बैक वक्त पहुंचती रहें, आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये पेज शो हो रहा है। इस पेज के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रिमूवल। रिमूवल की जगह आपको रेमेडीज भी कह सकता है, यहाँ आपको मेजरमेंट का भी लफ्ज वो कह सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। किसी कंट्री के अंदर जब पैसे की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जाती है, यानी कि डॉलर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है, तो याद रखिएगा उस कंट्री के अंदर क्या आती है? इन्फ्लेशन आती है। ये तो मैंने जस्ट आपको बात बता दी कि इन्फ्लेशन को अगर आपने समझना है ना, तो उसका मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अफरातेज़र यानी कि महंगाई। तो इंट्रोडक्शन ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जैसे आपको प्रेजेंट किया हुआ है, आपने यही इंट्रोडक्शन को लिखना है, इसी इंट्रोडक्शन को आपने याद करना है, और आप इसके अलावा कोई और मजीद लाइन नहीं याद करेंगे। पेपर में भी आप इसी को ही लिखेंगे। अब डेफिनेशन की अगर बात की जाए, तो डेफिनेशन नंबर 1 यहाँ पर शो हो रही है। आपने एक करनी है, नहीं आपने 2 ही डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट पेज के ऊपर है। तो डेफिनेशन ये आपको क्या कह रही है? ये भी डेफिनेशन आपसे यही एक्सप्लेन करती है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें पैसे की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जाती है, कम होती जाती है, यानी कि मुल्क के अंदर महंगाई आती जाती है। जैसे इस अभी जो करंट आपको शो हो रहा है कि कितनी ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। तो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो पैसे की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। यानी कि 300 रुपए के लगभग जो डॉलर है ना, वो एक मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन एक आपने देनी है, और डेफिनेशन में ना नीचे राइटर का नेम आपने ज़रूर मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, फिर डेफिनेशन की भी हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से, लिखेंगे इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और राइटर का नाम भी जरूर लिखेंगे। उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पेपर के अंदर। अब इस पेज के ऊपर देखें तो आपको डेफिनेशन नंबर 2 नजर आ रही है। आपने हमेशा पेपर के अंदर 2 डेफिनेशन लिखनी है। सर एक डेफिनेशन से गुजारा नहीं हो सकता, नहीं, एक डेफिनेशन आपने कभी भी नहीं लिखनी। दूसरी डेफिनेशन भी आपको वही कहती है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसमें दिन ब दिन एक कंट्री के अंदर क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे और राइटर का नेम तो जरूर मेंशन करेंगे। अगर आपने राइटर का नेम मेंशन कर दिया तो समझ लीजिएगा कि इतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि आपको वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से ही आपके क्वेश्चन के अंदर वो इंप्रेस हो जाएगा। वो कहेगा हाँ, इस स्टूडेंट्स को आगे जो ये क्वेश्चन लिखेगा इसको आता होगा क्वेश्चन। तो अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये देखिएगा आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इसी तरह आएगा, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रिमूवल्स। तो पहले हम काजेज लिखेंगे। आपने टोटल 15 काजेज लिखनी है। तो नंबर 1 हमारी काजेज काजेज क्या है? यानी कि इन्फ्लेशन के आने का क्या क्या सबब है, यानी कि महंगाई के आने का क्या क्या सबब होता है। नंबर 1 डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर एक कंट्री के अंदर जो हुकूमत काम कर रही होगी, अगर उसको एक साल के अंदर कम से कम पैसा इकट्ठा होता है टैक्स लगाकर, तो याद रखिएगा उस कंट्री के पास जो है वो फाइनेंस का यानी कि पैसे की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने जो कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी वो कंट्री। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप क्या करेंगे, जितना मैंने निशान लगाया, अगर नहीं निशान लगाया तो आपने कंप्लीट ही करनी है। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट आपका क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आती है यानी कि महंगाई बढ़ती है, वो उसकी दूसरी वजह क्या है, उसकी दूसरी वजह यह है पॉपुलेशन का बढ़ना। अगर एक कंट्री के अंदर आबादी बढ़ जाती है तो याद रखिएगा उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने कंट्री के लोगों पर। तो जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी इसका मतलब है ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी, महंगाई आएगी। तो इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है इंक्रीज इन वेजेस। अगर एक कंट्री के अंदर वेजेस, मजदूर की उजरत बढ़ जाती है तो याद रखिएगा उससे भी इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है। क्यों? क्योंकि अगर देखो एक कंट्री के अंदर एक मजदूर कहते हैं, तमाम मजदूर ये डिमांड करते हैं कि हम एक दिन का काम करेंगे तो 1000 या 2000 हम पैसे चार्ज करेंगे, एक दिन की दिहाड़ी हम 2000 रुपया चार्ज करेंगे। लेकिन उस कंट्री के अंदर पैसा तो है नहीं, पैसा बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं यानी कि जो मजदूर हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे और मतलब महंगाई आएगी। तो इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर एक कंट्री के अंदर कम से कम पैदावार होगी, यानी कि जो फसलें हैं वो एक साल की निस्बत दूसरे साल कम से कम फसलें जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जमीन के अंदर से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रही हैं बनिस्बत पीछे वाले सालों के, तो क्या होगा, उस मुल्क के अंदर महंगाई आएगी। जैसे अब अभी है कि गंदम, देखो कभी गंदम का आपने बहरान सुना था पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसमें सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती थी। तो अब क्या है, पाकिस्तान में गंदम ही नहीं ज्यादा पैदा हो रही, तो पाकिस्तान को 150 रुपए किलो क्या मिल रहा है, आटा मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब यह है कि इससे महंगाई आएगी। जब प्रोडक्शन, जब पैदावार डिक्रीज कर जाएगी ना, जब किसान अपने अपनी जो फसलें हैं उनको कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो तब मुल्क के अंदर महंगाई आएगी। तो आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन सारी ही करिएगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है जब आपकी करेंसी की ना वैल्यू डिक्रीज कर जाए, यानी कि डॉलर मजीद आए दिन बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो उससे क्या होगा, उससे आप की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको ना ज्यादा डॉलर देके बाहर के मुल्कों से चीजें मंगवानी पड़ेंगी, जैसे दालें हैं, जैसे कुकिंग ऑयल है, तो कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में नहीं बनता, ये आपको बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। तो अगर बाहर से मंगवाना पड़ेगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बाहर से मंगवाना पड़ेगा तो आपको पता है डॉलर पे करना पड़ेंगे, तो डॉलर अगर मजीद आए दिन डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप सारे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस का मतलब यह है कि अगर एक कंट्री के अंदर आए दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल डीजल ये जो चीजें हैं इसकी वैल्यू जो है, कीमत जो है आए दिन इंक्रीज करती जाती है। जैसे पाकिस्तान में अभी देखो तो आपको 300 के लगभग आपको क्या शो हो रहा है, 300 के लगभग आपको लीटर पेट्रोल मिल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे भी महंगाई आएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि 300 रुपए का हम लीटर बस पेट्रोल डलवाएंगे तो बाकी हम 500 में से क्या चीज खरीदेंगे। तो यानी कि ऑयल क्राइसिस, ऑयल की भी पैदावार बढ़ने से, ऑयल की भी प्राइस बढ़ने से क्या होगा, एक मुल्क के अंदर महंगाई आएगी। पॉइंट नंबर 7 आपके पास है एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि अगर आपका कंट्री जो है वो कम से कम चीजें बाहर एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके मुल्क में महंगाई आएगी, क्योंकि कम चीजें बाहर के मुल्क को सेल आउट करोगे तो पैसा कहां से आपको जनरेट होगा, पैसा तो बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आएगा यानी कि महंगाई आएगी। तो ये 7 पॉइंट्स आपने इस पिक्चर पे किए। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब पॉइंट नंबर आप करेंगे 8। हमारी तरतीब 8 ही रहेगी, जो जो पॉइंट मैं आपको टिक करवाई जा रहा हूं आपने वही वही करने हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अगर एक कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा घर तमीर होंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी सारी इन्वेस्टमेंट घरों के ऊपर कर देंगे, यानी कि किसी और मतलब फैक्ट्री बनाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना पैसा, उसमें तो लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो दिलचस्पी नहीं लेंगे तो मुल्क के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो पॉइंट जितना मैंने रखा है एक्सप्लेनेशन आपने इतनी ही करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर आपकी तरतीब से पॉइंट नंबर 9 बनेगा कंजम्पशन हैबिट। यानी कि एक मुल्क के अंदर महंगाई इस वजह से भी आती है कि अगर उस कंट्री के जो लोग हैं ना वो पैसे को सेव ही नहीं करते, वो बस खाते पीते रहते हैं, चीजें महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। उस कंट्री के जो वजीर हैं, जो उस कंट्री के वजीर आजम वगैरह हैं, वो भी, उनको भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी फैमिली को साथ लेके बाहर के मुल्क के टूर करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पैसा बेफजूल चीजों के ऊपर खर्च होगा, तो इन्फ्लेशन आएगी यानी कि महंगाई आएगी, क्योंकि वही पैसा आप आम आवाम की सहूलत के लिए भी खर्च कर सकते हो। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 9। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर किसी में निशान नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब समझिएगा कि आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, पॉइंट नंबर 10 आपके पास क्या होगा। पॉइंट नंबर 10 आपके पास फॉरेन
एड यानी कि बैरूनी इमदाद। अगर एक कंट्री अमेरिका, चाइना या सऊदी अरब वगैरह से क्या करती है, बैरूनी इमदाद लेती है, पैसे लेती है, तो याद रखिएगा उस मुल्क में भी महंगाई आती है। क्यों? क्योंकि आपने उस पैसे को डबल करके लुटाना होते हैं। कोई भी कंट्री इतनी अच्छी नहीं होती आपको पैसा दे और कहे जितना मैंने पैसा दिया उतना ही लौटा दो। नहीं, आपने इंक्रीज करके लुटाना होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऊपर अदा करना होता है, सूद ऊपर अदा करना होता है। ठीक है, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने कहा, जितना मैंने निशान लगाया। अगर मैंने एक्सप्लेनेशन पे निशान नहीं लगाया तो आपने कंप्लीट ही रखनी है। पॉइंट नंबर 11 हमारी तरतीब से पॉइंट नंबर 11 होगा। मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 11 हम करेंगे इंक्रीज इन इंटरेक्ट टैक्सेस। यानी कि अगर आप एक मुल्क के अंदर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाओगे, गवर्नमेंट क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा आमदनी इकट्ठी करेंगे, गवर्नमेंट ये सोच रही है, तो याद रखिएगा फिर भी लोग क्या होंगे, लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा तो याद रखिएगा महंगाई आएगी। महंगाई आएगी तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। पॉइंट नंबर 12 आप करेंगे राइजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यानी कि अगर आपकी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बाहर के मुल्क से लग्जरी गाड़ियां मंगवाती है, यानी कि वो गाड़ियां जो अमीर अमीर लोग यूज करते हैं, तो उस पर सारा पैसा आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स उससे क्या होगा, पैसे में कमी होगी। पैसे में कमी होगी तो उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर आ जाएगी। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 आप करेंगे वॉर। यानी कि अगर एक मुल्क में जंग लग जाती है ना, फिर भी याद रखिएगा उस मुल्क के अंदर महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। वजह क्या? क्योंकि जंग अगर लगी है तो आपको पता है ना बॉर्डर के पार कोई चीज जानी है, ना बॉर्डर से अंदर कोई चीज आनी है। यानी कि कंट्री ना चीज एक्सपोर्ट कर सकता है ना इंपोर्ट कर सकता है, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगी तो याद रखिएगा जो चीजें हैं ना, आपको पता है ना, फिर जैसे जैसे किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो जो लोग होते हैं, जो हुंडी हवाले वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टॉक करके चीजों को फिर महंगे दामों बेचते हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 14 आपके पास है सोशल इवल। अगर आपके कंट्री के जो लोग हैं वो समाजी बुराइयों में मसरूफ हैं, यानी कि सिगरेट पीते हैं, नशावर चीज़ें खाते हैं, उनको कोई मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको दिलचस्पी नहीं है कि वो जाकर मेहनत करें, मशक्क़त करें, जाके अपना कमाएं, घर वालों का पेट पालें, मुल्क की खिदमत करें, तो उससे क्या होगा, उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, यानी कि महंगाई आएगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 14 था। पॉइंट नंबर 15 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 15 है इंक्रीज द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है ना उसमें इंक्रीज आ जाना, तो यहाँ शॉर्टेज हो जाना। एग्रीकल्चर की जो प्राइस है, मतलब गुड्स हैं उनकी उनकी शॉर्टेज हो जाना। कैसे? अगर फर्ज करो पाकिस्तान के अंदर, जैसे देखो पाकिस्तान के अंदर पहले ना कपास सबसे ज्यादा उगती होती थी। अब देखो कपास आपकी जो रुई है वो अब उसकी फसल ही नहीं इतनी ज्यादा उगती। क्यों? क्योंकि किसानों को वो रेट ही नहीं दिया जाता। उस रेट पर उनको उनकी फसल उठाई नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती हुकूमत की तरफ से, कि जिससे वो खुश हो जाएं, जिससे उनका उनका जितना पैसा उस फसल के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है वो उसकी भरपाई हो जाए, या वो आगे ऊपर प्रॉफिट कमाएं। तो ये क्या होगा, आपका पॉइंट नंबर 15 हो जाएगा। अब 15 पॉइंट तक आपके थे काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब याद रखिएगा जब भी काजेज पूछेगा साथ में रिमूवल्स लाजमी पूछेगा, तो आपने इस तरह हेडिंग दे देनी है ब्लैक मार्कर से, मैयर टू रिमूव इन्फ्लेशन। तो नंबर 1 आपके पास क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्टेड आइटम्स। यानी कि आपने जो इंपोर्टेड चीजें, जो बाहर के मुल्क से आपने लग्जरी इंपोर्टेड चीजें जो आप मंगवाते हो ना बाहर के मुल्क से, उनके ऊपर क्या करो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो, पाबंदी लगा दो। यानी कि देखो जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर, टोयोटा क्रोला वगैरह जो गाड़ियां, ये गरीब का इनसे क्या काम है? ये सारे अमीर और हमारे जो अशराफी हैं, लीड लोग हैं, ये इसको यूज करते हैं ना। तो इसके ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि पैसा बचे हुकूमत का। हुकूमत का पैसा बचेगा तो याद रखिएगा वही पैसे को हुकूमत गरीबों के ऊपर इन्वेस्ट करेगी। जैसे इमरान खान ने बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी मुल्क के अंदर आने से। तो ये मतलब अब हमने रिमूवल बताने हैं कि हम किस तरह महंगाई को दूर कर सकते हैं। तो नंबर 1 ये तरीका था। नंबर 2 है कट ऑन एक्सपेंडिचर। यानी कि हुकूमत को चाहिए अपने अपने एक्सपेंडिचर, अपने अखराजात के ऊपर काबू पाए। ये नहीं फजूल खर्ची कि अगर कोई भी वजीर आजम बाहर के मुल्क में गया तो अपनी सारी फैमिली को साथ ले जाए। वो सारा पैसा किसका यूज होता है? गवर्नमेंट का सारा पैसा यूज होता है। तो ये कट ऑन एक्सपेंडिचर का ये मतलब है। तो जैसे इमरान खान किया करता था, वो सारे पैसे खुद, वो अव्वल तो वो अपनी कभी फैमिली बाहर लेके ही नहीं गया था। तो ये कट ऑन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि आपने अखराजात के ऊपर क्या करनी है, पाबंदी लगानी है, अखराजात को कम से कम करना है। तो जितना मैंने एक्सप्लेनेशन कहा आपने इतनी ही रखनी है। अगर किसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर निशान नहीं लगा हुआ तो आप उसको कंप्लीट ही करेंगे।
पॉइंट नंबर 3 देखिएगा कि हम किस तरह इन्फ्लेशन को दूर कर सकते हैं, डीनेशनलाइजेशन के। अगर हम ना मुल्क के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं ना, जो फैक्ट्रीज काम नहीं करती, जो अच्छी प्रोडक्ट नहीं करती, तो वो गवर्नमेंट के दायरे, जैसे वापटा है, पीआईए है, रेलवे है, तो इनको डीनेशनलाइज कर दें, यानी कि इनको प्राइवेट आम लोगों को इनको सेल आउट कर दें, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ताकि वो उनके पास ये वापटा वगैरह की कंपनी या पीआईए की उनके पास अगर जाएंगे ना ये अदारे, तो इनके अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर तवज्जो देगा। वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन लोगों की मेन मोटिव यही होता है कि हमने प्रॉफिट कमाना है। तो गवर्नमेंट का ये मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट आपको पता है हमेशा क्या करती, करप्शन ही करती है। तो डीनेशनलाइजेशन का ये मतलब है, डीनेशनलाइज की वजह से हम एक मुल्क के अंदर महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर आपके पास 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, पॉइंट नंबर 4 आप करेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम को आप क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम को आप बेहतर बनाएंगे, यानी कि कम से कम टैक्स लगाएंगे अपने लोगों के ऊपर, और जो जो टैक्स लगाएंगे भी ना, तो वो उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे जिनके ऊपर टैक्स लगना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि गरीब पर टैक्स लगा दिया, या जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं लोग, जैसे मलक रियाज वगैरह हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाए ही ना, इनको छूट दे दी, क्योंकि इनसे गवर्नमेंट ने खुद भी अपने बेनिफिट भी उठाने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स उस पे लगाना है जो टैक्स पे करने का हकदार है। फिर इससे इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो खत्म होगी। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, सिक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे ना जितने भी फैक्ट्रियों के निज़ाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको फर्ज करें उनको बिजली की प्रॉब्लम है, उनकी उनकी जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट ठीक रेट से नहीं होती, या गवर्नमेंट उनके ऊपर तवज्जो नहीं देती। तो याद रखिएगा, तमाम भी मुल्क के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो आपके मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो काबू पा जाएगी, महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर क्या था, 5th। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है, पॉइंट नंबर 6 आपके पास है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स बनानी है, ज्यादा से ज्यादा प्लाजे बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बनानी है, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का निजाम अच्छा करना है। तो इसको कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो कंट्रोल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी ना। तो ये आपके पॉइंट 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, चेक ऑन अनप्लैन्ड सिटीज, यानी कि आपने ना अपने वो सिटीज जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, कितनी ज्यादा आबादी है, तो इन इन सिटीज को कंट्रोल में लेके आए, यानी कि इन सिटीज की एक दायरा महदूद कर दें कि भाई इससे बाहर अब किसी बंदे ने अपनी मतलब प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर नहीं बना पानी। उसकी वजह क्या? क्योंकि ये तो शहर देखो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लाहौर देखो, आज से 10 साल पहले लाहौर देखो, या 20 साल पहले लाहौर देखो, तो अब देखो इतना बड़ा लाहौर, और इतना बड़ा ये आपका कराची की आबादी है। इस लाहौर की आबादी भी करोड़ों में है, कराची की आबादी भी कोई 12-13 करोड़ है कराची की आबादी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये देखो एक शहर ही आपके एक एक कंट्री के बराबर है। आपको पता न्यूजीलैंड की टोटल आबादी 2 करोड़ है, तो आपका लाहौर जितना तो न्यूजीलैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी आबादी के ऊपर, यानी कि अपने सिटीज के निज़ाम को अच्छा कर ले, उनको बेहतर करे, तो आपका क्या हो सकता है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि फिर गवर्नमेंट जो है ना, या जो लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देहातों को छोड़कर लाहौर में नहीं आएंगे, वो अपने देहात के अंदर ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने तमाम सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट के तमाम अदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट के तमाम अदारे हैं, तो उनके अंदर करप्शन वगैरह खत्म करें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करें, अच्छे अच्छे लोग लेके आएं, करप्ट लोगों को बाहर फेंकें, करप्ट लोगों के ऊपर केसेस करें, उनको सजाएं दें। तो इससे क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि करप्शन नहीं करेंगे लोग अपने घरों में पैसा नहीं ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 आपके पास क्या बनता है, डिसिप्लिन, यानी कि आप डिसिप्लिन लेके आए अपने अदारों में, अपने अपने मुल्क के अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन में, कानून कानून के ऊपर फॉलो करें। याद रखिएगा, अगर एक कंट्री कानून के ऊपर फॉलो करती है ना, उससे डिसिप्लिन आता है, उस कंट्री के लोगों में, शहरियों में डिसिप्लिन आता है। तो डिसिप्लिन से क्या होगा, वो शहरी एक महजब शहरी कहलाएंगे, और आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे अभी देखो, क्या आप लोग इशारे पर रुकते हो? नहीं, रुकाना पड़ता है आपको। हाँ, हमने कभी खुद में सोचा कि हम खुद से स्टॉप कर जाए? नहीं, हम नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 10, 10 यानी कि आपका 10 वाला पॉइंट आपका क्रॉस था। हम पॉइंट नंबर 11 करेंगे ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी जो तरतीब है ना, हमारी तरतीब सेम रहनी चाहिए। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये हमारा पॉइंट नंबर 10 है हमारी तरतीब से। तो अगर आप मुल्क के अंदर क्या करना चाह रहे हो, महंगाई को खत्म करना चाह रहे हो, इन्फ्लेशन को खत्म करना चाह रहे हो, तो आप स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आप स्टूडेंट्स को, यानी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की
प्रोडक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपने काजेस 15 लिखी, आपने रिमूवल्स 10 लिखी, टोटल 25 हेडिंग्स हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पेपर पेयरिंग स्कीम का। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और पीछे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, वो तमाम क्वेश्चन के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड कर दिया। आप जाएं, अगर आपने विजिट नहीं किया हुआ तो उस तरतीब से पेपर पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।